नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। 9 राज्यों की इन 12 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम का ऐलान किया। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दल जीत का फॉर्मूला निकालने में जुट गए हैं। इन 12 सीटों पर जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार इन 12 सीटों में से करीब 10 पर कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस का तो कुछ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि इस चुनाव के बाद कैसे बदलेगा राज्यसभा का गणित। पहले जानिए कहां-कहां खाली है ये सीटें। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटें, बिहार में 2 सीटें, असम में 2 सीटें, त्रिपुरा में 1, हरियाणा में 1, राजस्थान में 1 और मध्य प्रदेश में 1, उड़ीसा में 1 और तेलंगाना में 1 सीट खाली है। इन 12 खाली सीटों में 10 ऐसी हैं जो उच्च सदन के सदस्यों के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद खाली हुई, जबकि तेलंगाना और उड़ीसा में एक राज्यसभा सदस्य ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, इसीलिए राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। अगर इन 12 सीटों पर पहले की स्थिति की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे थी। उसके 7 राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बिहार में 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा था। असम की दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी, त्रिपुरा की 1 सीट पर बीजेपी, हरियाणा की 1 सीट पर कांग्रेस और राजस्थान की 1 सीट पर भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। इसके अलावा तेलंगाना में हाल में के केशव राव ने भारत राष्ट्रीय समिति छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जबकि ओडिशा में बीजू जनता दल की सांसद ममता मोहंता ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद राज्यसभा सीट छोड़ दी। अगर इन 12 सीटों पर पहले की स्थिति की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे थी। उसके 7 राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बिहार में 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा था। असम की दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी, त्रिपुरा की 1 सीट पर बीजेपी, हरियाणा की 1 सीट पर कांग्रेस और राजस्थान की 1 सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा तेलंगाना में हाल में के केशव राव ने भारत राष्ट्रीय समिति छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था। आपको बता दें कि राजनीति एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी असम में अभी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। इसके अलावा पिछली बार भी दोनों सीटों पर उसी का कब्जा था। ऐसे में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार भी असम की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। राज्यसभा की 1 सीट पर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने जिस तरह राज्यसभा में प्रदर्शन किया है, उससे बीजेपी एक बार फिर यहां जीत दर्ज कर सकती है। महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो यहां कड़े मुकाबले की उम्मीद है। पिछली बार बिहार में 1 सीट पर आरजेडी और 1 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार भी काफी कड़ा मुकाबला हो सकता है। वजह है विपक्षी दलों के पास भी पर्याप्त सीट होना। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने इस बार ओडिशा में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंका है। इस बार उसके पास नंबर ज्यादा है, इसीलिए ओडिशा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। बल्कि वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहां रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। पार्टी के पास विधायकों की अच्छी संख्या है। एक्सपर्ट कहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार सकती है। सभी राज्यों में से हरियाणा में ही सबसे कठिन मुकाबला माना जा रहा है। दरअसल 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में अब
87 सदस्य हैं। पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के पास 41 विधायक हैं। इनके अलावा 2 विधायकों निर्दलीय नयन पाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी भाजपा को समर्थन है। बीजेपी के पास कुल 44 विधायकों का समर्थन है। वहीं विपक्ष पर नजर डालें तो उनके पास 43 विधायक हैं। इनमें कांग्रेस के पास 28 विधायक, जननायक जनता पार्टी के पास 10 और 3 निर्दलीय रणधीर गोपाल, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान हैं। चौथे निर्दलीय बलराज कुंडू और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला शामिल हैं। 3 निर्दलीय रणधीर गोपाल, धर्मपाल, सोमवीर पहले सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। अब जिस तरीके से कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है तो कई सीटों पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार इन सीटों पर कौन कितनी सीटें जीत दर्ज करता हुआ नजर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इन सीटों पर कौन जीत दर्ज करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे तमाम नेता हैं जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें कई नाम सामने आते हैं और वो है बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो अब चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। जहां मायावती की बात की जाए तो मायावती उपचुनावों में कभी मैदान में नहीं उतरी और ना ही अपने उम्मीदवारों को कभी उपचुनावों के मैदान में उतारा, लेकिन इस बार नतीजा कुछ और है। इस बार आम चुनावों में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी को अपने भविष्य की चिंता जो है वो सताने लगी है। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और पूरे दमखम के साथ उतरेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी समेत सभी पार्टियों को शिकस्त दी जा सके। लेकिन अब इन चुनावों पर आखिरकार कौन जीत दर्ज करता है ये देखना होगा। फिलहाल हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसमें आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। इनेलो के साथ मायावती ने गठबंधन कर लिया, वहीं कांग्रेस भी है। लेकिन जहां हरियाणा में कांग्रेस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, कांग्रेस 2 गुट में बट चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह मची हुई है, क्योंकि जो सहयोगी दल है वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी दल इन उपचुनाव की सीटों पर उतरने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि उन्हें 1 से 2 सीटें चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर खुद चुनावी मैदान में रहेगी और 1 सीट जयंत चौधरी को देगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जयंत चौधरी को दे देती है तो अंतरकलह की जो स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और एनडीए का साथ छोड़ते हुए यहाँ पर सहयोगी जो दल है वो नजर आ सकते हैं। ऐसे में जो विपक्ष लगातार ये दावा ठोक रहा है कि जो एनडीए की सरकार बनी है ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगी और जल्द ही भंग हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार एनडीए गठबंधन क्या करता है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निर्णय लेती है, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, वहीं दिल्ली में भी अगले साल चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है। तो देखना वही होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनावों में अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीत दर्ज करती है, क्योंकि आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा नहीं हुआ है और पूर्ण बहुमत से वो अपनी सरकार नहीं बना पाई है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 9 राज्यों की 12 सीटों पर जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, आखिरकार उसमें कौन कितनी सीटें जीतता है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।